हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ का फर्स्ट सब यूनिट जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एनालिटिक फंक्शन क्या चीज़ है। अब एनालिटिक फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो एट एवरी पॉइंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z हो, जो भी हो, ठीक है, उस हर एक पॉइंट पर अगर वो डिफरेंशिएबल होगा तो वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर भी कह सकते हैं या होलोमॉर्फिक भी। ठीक है, रेगुलर फंक्शन इज आल्सो नोन एज एनालिटिक फंक्शन एंड होलोमॉर्फिक इज आल्सो नोन एज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दी हुई है बुक पे, वो आप लोग खुद कर सकते हैं सॉल्व, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है और इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके एनालिटिक फंक्शन के रिलेटेड अगर आया भी एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज़ें मतलब कौन कौन से क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं हमने किसी भी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन दिखाने के लिए। मतलब क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये फंक्शन चेक करो कंटिन्यूस है कि नहीं, और अगर कंटिन्यूस है तो फिर ये भी चेक करना होता है कि एनालिटिक है कि नहीं, मतलब एनालिटिक एवरीवेयर। ठीक है ना, इस तरीके से एनालिटिक एवरीवेयर के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो एफ ऑफ जेड सपोज वो बोलेगा कि चेक करो कि ये जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है ये एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, ये एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि एफ ऑफ जेड शुड बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक, एक स्टेप ये याद रखना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर उस फंक्शन का यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। हर एक डोमेन के हर एक पॉइंट में तो इस फंक्शन का क्या होना चाहिए, यूनिक डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, एक ही डेरिवेटिव होना चाहिए, तो मतलब एक जैसा डेरिवेटिव होना चाहिए। तो और तीसरा स्टेप ये है कि एफ ऑफ जेड शुड सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, मतलब ये सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाइज करना चाहिए। अब सी आर इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई है कौन सी होती है, ठीक है ना, तो ये सी आर इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक एवरीवेयर है। तो अब एनालिटिक एवरीवेयर मतलब डिफरेंशिएबल। ठीक है ना स्टूडेंट, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर या एनीवेयर। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, एनालिटिक एवरीवेयर भी पूछ सकता है। तो दोनों के केस में एक ही बात है, आपको एक ही तरीके से याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके लिए इस एनालिटिक फंक्शन के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम की स्टेटमेंट दूंगा, उसी थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वो थ्योरम क्या है। वो थ्योरम है कि अगर थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। ये थ्योरम ऑन टू चेक डिफरेंशिएबल एनीवेयर। ठीक है, तो एक ही बात है, टू चेक एनालिटिक एवरीवेयर चेक करो या डिफरेंशिएबल एवरीवेयर चेक करो, एक ही बात है। तो दोनों के केस में यही थ्योरम आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी है, उसको हम डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट पे तब कहेंगे अगर क्या हुआ, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इफ़ एंड ओनली इफ़, पहली कंडीशन ये कि जितने भी सिंगल डेरिवेटिव हैं, ऑल सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई जो है ये क्या करने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब ये फाइनाइट, इनकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, और फाइनाइट या और कंटिन्यूस मतलब हैव फाइनाइट वैल्यू। अगर जितने भी ये सिंगल डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव, सिंगल मतलब एक ही बार डेरिवेटिव किया हुआ, जितने भी ये सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव हैं इनके क्या होना चाहिए, हैव फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, पहला केस ये। दूसरा, अगर ये कंडीशन होगी तो तब वो डिफरेंशिएबल एनीवेयर होगा, मतलब एनालिटिक एवरीवेयर होगा। तो दूसरे में
दूसरी बात ये कि अगर सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाइज करती होगी, सी आर इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, ठीक है स्टूडेंट, ये भी सेटिस्फाई करेगी तब हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक एवरीवेयर है, ठीक है स्टूडेंट। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखते हुए अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एक मिनट बुक देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पहले मैं सी पार्ट करवाऊँगा, फिर आपको ए पार्ट करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। पहले सी पार्ट को देखिए, कह रहा है शो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज़ कंटिन्यूस, जेड बार मतलब कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़, सॉरी हाँ कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कह रहा है कि जो फंक्शन है मतलब गिवन फंक्शन जेड बार जो है शो करना है कि ये कंटिन्यूस है एट पॉइंट जेड नॉट, मतलब जेड इक्वल टू जेड नॉट, बट नॉट एट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, और ये भी बताना है कि वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस दिखाना है फंक्शन। तो देखिए ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है, इसको अगर मैं लेट कर लूँ, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार विच इज़ इक्वल टू जेड बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है स्टूडेंट, एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है जेड तो वो एक्स प्लस आयोटा वाई होता है और उसका कंजुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। अब ये जो एक्स माइनस आयोटा वाई आया, ये किसकी फॉर्म बना रहा है भाई, पॉलिनोमियल फॉर्म बना रहा है, सम पावर ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई की पावर्स में बना रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, ये ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो देयरफॉर हम लिखेंगे ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, ठीक है स्टूडेंट। पहला स्टेप क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे सिंस द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज a polynomial in the powers of x and y, so it always be continuous, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा। देखिए मतलब डिफरेंशिएबिलिटी एट या डिफरेंशिएबिलिटी, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। आप सेकंड स्टेप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं ना, ये डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपने वही थ्योरम यूज़ करनी है जो मैंने थ्योरम बताई थी आपको। तो आप लिखोगे यूजिंग थ्योरम, ठीक है। थ्योरम आप लिख भी सकते हो, यूजिंग थ्योरम आगे स्टेटमेंट लिख भी सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम में अगर आ जाए तो आप स्टेटमेंट भी ऐड कर लेना, ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, वो आसान है, ठीक है। तो अब थ्योरम के मुताबिक क्या था, जेड इक्वल टू यू प्लस एटा वाई। अब यू की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स माइनस एटा वाई है ना। तो यू की जगह पर क्या आ रहा है, एक्स। आप लिखोगे यूजिंग थ्योरम वी हैव यू इक्वल टू एक्स एंड वी इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट, ये आ रहा है। अब इसको पार्शियल डेरिवेट करूँगा, डेल यू बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा -1, और डेल यू बाई डेल वाई करूँगा अगर तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली डेल वी बाई डेल एक्स करूँगा तो कितना आ जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स करूँगा तो 0 होगा ना, वी की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डेल वी बाई डेल वाई करूँगा तो विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसके जितने भी सिंगल डेरिवेटिव आ रहे हैं सारे फाइनाइट आ रहे हैं, -1, 0, 0, 1, ये फाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पहली कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। वो कह रहा था ना इफ़ एंड ओनली इफ़, थ्योरम क्या बोली थी, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो वहाँ से पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब लिखेंगे ऑल द सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव्स, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई आर फाइनाइट या आर कंटिन्यूस, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे इधर, आप खुद लिख लेना, लिखोगे देयरफॉर ऑल द सिंगल पार्शियल डेरिवेटिव ये वाले दिस आर फाइनाइट नंबर, ठीक है स्टूडेंट, या हैव फाइनाइट नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो एक चीज़ होगी। अब दूसरी क्या बतानी है, कॉशी रायमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप लिखोगे
कॉशी-रायमान इक्वेशन के लिए कि ये चीज़ आनी चाहिए ना, डेल यू बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल आना चाहिए डेल यू बाई डेल वाई, लेकिन यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया था 1 और डेल यू बाई डेल वाई कितना आ रहा था 0, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे सेकंड स्टेप Cauchy-Riemann equation. For Cauchy-Riemann equation we have del u by del x is not equal to, या आप ऐसे लिख सकते हो क्लियरली Cauchy-Riemann equation से आप लिखोगे Cauchy-Riemann equation we have del u by del x is not equal to, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि in this question या by the above या by above clearly by above या from above clearly from above del u by del x is not equal to del u by del y, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है del u by del y इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं del u by del x, ठीक है स्टूडेंट। ये हम लिख सकते हैं, ये कंटिन्यू सॉरी क्या आ रहा है del u by del y इक्वल, हाँ। तो दूसरी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो या ना हो, अगर इनमें से एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो वो Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे सो ये फेल हो रही है तो हम लिखेंगे सो सी आर इक्वेशंस, आप खुद लिख लेना, सो सी आर इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन जो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो थस द फंक्शन, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, ठीक है। थस द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार इज़ कंटिन्यूज एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल नोवेयर। तो सो द गिवन फंक्शन जेड बार इज़ नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। बस इतना हमने प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। तो एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे, तो उसको मैं शॉर्ट ही करूँगा क्योंकि प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको चेक करना है। ये प्रोसेस भी लगा सकते हो, डायरेक्ट उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट कैसे लिखना है वो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊँगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू कॉस जेड इज़ कंटिन्यूज एंड एवरीवेयर एनालिटिक। तो देखिए कॉस जेड कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रियल नंबर पे कंटिन्यूज होता है, और कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बात करें, हम हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करें तो वो कंटिन्यूज ही होता है, ठीक है। वो साइन और साइन वाले जो हैं वो कंटिन्यूज होते हैं, लेकिन जो बाकी वाले जो सेक टैन कोसेक और कॉर्ड जो होते हैं ये डिसकंटिन्यूज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कॉस और साइन जो होते हैं हमेशा कंटिन्यूज होते हैं। तो हम लिखेंगे या आप ऐसे लिख सकते हो, सिंस कॉस ऑफ जेड इज़ अ हाइपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फंक्शन एंड in complex form in trigonometric function in complex form is also continuous. So the given function f of z cos z is continuous at every point, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी at point z equal to z नॉट आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप ऐसे लिख लो, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, let z equal to z नॉट be any arbitrary point, कोई भी एक पॉइंट ले लो। तो देयरफॉर एफ ऑफ जेड की जगह पर जेड नॉट ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ जेड नॉट विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ जेड नॉट, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट पे लिया था जेड नॉट, और हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बिकॉज क्योंकि मैंने अभी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो और जब हम इसकी एनालिटिसिटी चेक करेंगे, मतलब इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसका Cauchy-Riemann इक्वेशन निकालेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो हैंस, या ऐसे भी जहाँ पर मैंने कंटिन्यूटी चेक करवाई थी ना आपको, सॉरी एनालिटिसिटी में मैंने जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लिया था मैंने,
सॉरी यार, पहले क्वेश्चन में मैंने पहले पार्ट में जहाँ पर मैंने बताया था ना आपको कि एनालिटिसिटी के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं, ठीक है ना, तो मतलब कॉशी-रायमान इक्वेशन देखते हैं या उसको उसका डेरिवेटिव देखते हैं, तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसको मैंने लेट किया था एफ ऑफ जेड इक्वल टू, तो एफ ऑफ जेड को आप एन अदर नाम दे दो डब्ल्यू, वो डब्ल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना, आप लिख लो थस डब्ल्यू अगर है डब्ल्यू इक्वल टू कॉस जेड है, तो आप लिख सकते हो जब डब्ल्यू को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो कॉस जेड क्या देगी माइनस साइन जेड, तो माइनस साइन जेड ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा फॉर ऑल जेड के लिए, ठीक है ना, माइनस वाले हों प्लस वाले हों वो एग्जिस्ट कर जाएंगे साइन और कोसाइन के, तो हैंस द फंक्शन इज़ एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है स्टूडेंट, आप लिख सकते हो द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एज वेल एज एनालिटिक एवरीवेयर फंक्शन, ठीक है, बस इतना ही इन शॉर्ट में ऐसे भी आप लिख सकते हो कॉस और साइन का, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली जो तीसरा पार्ट है, बी पार्ट है, कह रहा है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फंक्शन डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/3, तो ये भी जो है ये भी कंटिन्यूस भी होता है और एनालिटिक फंक्शन भी होता है, इसको भी आप चेक कर सकते हो बाय द सेम प्रोसेस, ठीक स्टूडेंट। तो रही बात बाकी वाले क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी इस एक्सरसाइज के, वो आप सारे आप लोग खुद ट्राई करेंगे, जो पार्ट नहीं होगा वो आप लोग मुझे बताना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद ये एक ही एक्सरसाइज है यहाँ से आपके सिलेबस में, इसके बाद वाला जो 7B और 7C है ये आपके सिलेबस में नहीं, तो उसके बाद जो सिलेबस में हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, खुदा हाफिज़।